जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। ये टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे करवाया गया है 19/6/2024 को। कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन इसमें होगा। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका चार्ज है सिर्फ 11 रुपये। उस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिलेगा, प्लस में इसका आंसर मिलेगा, और सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, जो मैं नोट बनाता हूँ, वो नोट का आपको पीडीएफ मिलेगा। बस इतना ही मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। आपकी अगर इच्छा है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, इच्छा नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बाकी आपको वीडियो यूट्यूब पर मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा स्थल हो जाएगा? देखिए, ये चर्चा हो गई है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो आलमगीरपुर जो है वो किस नदी के तट पे है, ये बताइए। आलमगीरपुर है हिंदन नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? हिंदन नदी के तट पे। उसके बाद लोथल आ गया। लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो आपको पता है सिंधु नदी के तट पे है। और एक ऑप्शन बची है बनवाली। तो बनावली जो है, बनावली ये हो जाएगा घग्गर नदी के तट पे, जिसका आंसर हो जाएगा बनावली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है? तो वैदिक देवता का पुरोहित जो है वो माना जाता है किसे? बृहस्पति को। याद रखिएगा कि बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। पुरोहित मतलब होता है पंडित। क्या होता है? पुरोहित मतलब पंडित होता है। ठीक है। वैसे ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा जो है 250 बार की गई है, और अग्नि की चर्चा जो है 200 बार की गई है। और अग्नि की इंद्र को आपको पता है कि वर्षा का देवता के रूप में हम लोग जानते हैं, और अग्नि जो है, अग्नि को हम लोग जानते हैं मानव और भगवान के बीच में जो मध्यस्थता करते हैं उसे अग्नि के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि जो भी पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, आप लोग को पता है कि पूजा करते हैं तो हम लोग धूप अगरबत्ती दिखाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग भगवान से अटैच होते हैं, इसलिए अग्नि को जो है मानव और भगवान के बीच का मध्यस्थता माना जाता है। नेक्स्ट आ गया धौस। धौ बोलिए या धौस बोलिए। इन्हें जो है हम लोग धौ को वैदिक कालीन सबसे प्राचीनतम देवता के रूप में जानते हैं, धौ को। और इन्हें जो है आकाश का देवता भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से आपको मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से वो नोट में आपको लिखा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो 11 रुपये पेड करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। पेड करने के लिए आपको मेरे से पहले बात करना होगा, टेलीग्राम पे बात करके आप अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको QR कोड दिया जाएगा, फिर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप मेरे से बिना बात किए या फिर कहीं और पे करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं ले रहा, क्योंकि मैं कहीं पर भी अपना QR नहीं दे रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफा स्थित नहीं है? तो बलसाड़ जो है यहाँ पे बौद्ध गुफा स्थित नहीं है, लेकिन सांची, अजंता और बाघ, इन तीनों जगह पर जो है बौद्ध गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या होगा? देखिए, सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा, उससे कम कहाँ होगा, ऐसे पूछा गया। अवरोही क्रम का मतलब यही है, यानी सबसे बड़ा से लेकर छोटा के तरफ बढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय नगरों के सामान्य वार्षिक वर्षा कहाँ सबसे अधिक होगा इन सभी ऑप्शन के अनुसार। देखिए, जो स्थान समुद्र से जितना नज़दीक होगा वर्षा वहाँ उतनी ही अधिक होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को देखिए। कोची जो है केरल के पास में समुद्र तट है, और कोची जो है समुद्र से बहुत ही नज़दीक है, इसलिए कोची के यहाँ कोची में जो है 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर कोलकाता चले जाइए, कोलकाता में लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। पटना में लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, और दिल्ली में 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो इसी अनुसार इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मैं आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? अभी जस्ट मैंने 200 सेंटीमीटर वर्षा का चर्चा किया था ना। जिस स्थान पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी उसी स्थान पे जो है सदाबहार वन पाए जाएंगे। सदाबहार वन का मतलब है कि वैसा वन जो एकदम हरा भरा हो, एकदम मस्त वन लगना चाहिए। तो जिस स्थान पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसी स्थान पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में ऐसा सिर्फ 3 स्थान है, जिसमें से एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ है पश्चिमी घाट, एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, और 2 स्थान ऐसे हैं जो पूर्वी हिमालय है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, और एक है अंडमान निकोबार, आपको पता ही होगा।
तो ये सिर्फ 3 स्थान पे भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे काली मिट्टी जहाँ पे काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो झारखंड के किस स्थान पे काली मिट्टी पाई जाती है? सबसे पहले ये जान लीजिए, काली मिट्टी जो बनता है कैसे बनता है। काली मिट्टी बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं उसके टूट फूट होने से काली मिट्टी तैयार होती है। तो काली मिट्टी झारखंड में राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। नेक्स्ट है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का कार्य अर्थ है। देखिए, जैसे कोई भी विधेयक संसद में आता है तो उस पर चर्चा होती है, बहस होता है, जो भी होता है, उसके बाद विधेयक जो है पारित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है कि गिलोटिन एक ऐसा वर्ड है, गिलोटिन वर्ड का यूज़ इस स्थान पे किया जाता है कि जैसे कोई विधेयक आया और वह विधेयक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बहस करने का मेरे पास समय नहीं है, यानी संसद के पास समय नहीं है, और वो विधेयक बहुत जल्द से जल्द पारित करना चाहिए। तो ऐसे विधेयक में जो है पारित कर दिया जाता है बिना बहस का, उसे ही गिलोटिन बोला जाता है। तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना, इसे ही गिलोटिन बोला जाता है। नेक्स्ट है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो यदि राज्यसभा जो है किसी भी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो देखिए, सबसे पहले कि धन विधेयक का चर्चा आ गया, तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 में वर्णित है। 109 में उसकी पूरी व्याख्या है, 110 में सिर्फ परिभाषा है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। आपको पता है कि धन विधेयक से संबंधित सारा पावर जो है, यानी कहिए तो विशेषाधिकार लोकसभा के पास है। लोकसभा जो है धन विधेयक पेश करेगा, उसे राज्यसभा मतलब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाएगी। राज्यसभा उसे पारित करे या ना करे तो 14 दिन में इसे पारित समझा जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा स्वीकार करे या ना करे तो 14 दिन में वो ऐसे भी पारित हो जाएगा, तो उस पर कार्रवाई कर सकती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 162 के शीर्षक, अनुच्छेद 162 की बात की गई है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया। क्या दिया गया? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में दिया गया। नेक्स्ट है, जब तक जीवित हो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? मतलब ये जो लिखा हुआ है, जब तक जीवित हो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर जो है भस्मीभूत हो जाने के बाद मतलब कि इनका सीधा सीधा कहना है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, जब तक हो तब तक सुखी रहो। ये किसने बोला था? तो ये बोला है चवार्क ने। किसने बोला है? चवार्क की ये उक्ति है। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो वो मुगल सेनापति कौन था? जयसिंह। कौन था? जयसिंह के साथ जो है शिवाजी 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किया था, जिसमें जो है शिवाजी अपने कुल 35 किले में से 23 किले जो है औरंगजेब के नाम कर दिया था। फिर औरंगजेब के नाम करने के बाद औरंगजेब का बर्थडे था, औरंगजेब के जन्मदिवस के दिन शिवाजी को बुलाया गया। शिवाजी वहाँ पे गए, लेकिन शिवाजी को राजा महाराजा जैसा सम्मान नहीं दिया गया। तो शिवाजी वहीं पे विद्रोह करने लगे, और विद्रोह करने लगे तो शिवाजी को वहीं पे कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद शिवाजी कुछ दिनों तक अपना वेशभूषा बदल के वहाँ से कुछ दिनों बाद फरार हो गए। फरार होने के बाद फिर से शिवाजी 35 का 35 किला, जो 23 किला इसे दे दिए थे, टोटल 35 का 35 किला जो है वो कब्जा कर लिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए, इसी साहस को देखते हुए औरंगजेब शिवाजी को 1668 ईस्वी में राजा की उपाधि दिया। क्या दिया? राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 1668 ईस्वी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो मुगल सेना में चिकित्सक किसे नियुक्त किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को। किसे? वर्नियर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है? तो किस युद्ध में जो है मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं है, देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, सही है। और फिर पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये भी सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, हाँ ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये हुआ था नवंबर 1556 में। और हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता है 1576 में, और पानीपत का प्रथम युद्ध
26 में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखला आप लोग देखते हैं जब इंडिया का मैप देखिएगा, एकदम सेंटर से जो है विंध्य श्रृंखला यानी विंध्य पहाड़ी गई हुई है, और राजस्थान में जो है अरावली पहाड़ी है। तो इस दोनों के मध्य जो है मालवा का पठार पड़ता है। क्या पड़ता है? मालवा का पठार। और ये विंध्य श्रृंखला जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में, राजस्थान के 2 जिला में विस्तृत है। कौन कौन सा जिला है? एक जिला है जैसलमेर, दूसरा जिला है बाड़मेर। ठीक है, ये सही हो गया। उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, गलत है। उद्यान के अंदर जो है मानव वास स्थल भी है। यह ग्रेट इंडियन वेस्टर्न के प्राकृतिक आवासों में से एक है। हाँ, बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसका सही है। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलित करना है। पहाड़ी और भारतीय राज्य में अवस्थित। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बटेश्वर पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है, ये ना। ठीक है, तो मैं बता दूं कि बटेश्वर पहाड़ी जो है वो अपना बिहार में, कहाँ है? अपना बिहार में। नेक्स्ट है बिलारी श्रृंखला। बिलारी श्रृंखला जो है वो कर्नाटक में है। चीन श्रृंखला हरियाणा में है, और धोसी पहाड़ी जो है मणिपुर में। फिर से एक बार देखेंगे हम लोग, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चीन श्रृंखला हरियाणा में, और धोसी पहाड़ी जो है वो मणिपुर में। इस अनुसार आंसर जो हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा जो है अनुच्छेद 22 में है। तो अनुच्छेद 22 के अनुसार जो है व्यक्ति को 3 प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का संरक्षण। फर्स्ट संरक्षण जो है अब वो है गिरफ्तारी का कारण। जब भी कोई पुलिस है या फिर कोई भी है किसी को गिरफ्तार करते हैं, तो व्यक्ति के पास ये मौलिक अधिकार है कि वो पूछ सकते हैं कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो गिरफ्तारी का कारण वो पूछेंगे। दूसरा संरक्षण है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें जो है कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। और तीसरा संरक्षण है कि वो अपने जो गिरफ्तार किए गए हैं वो अपने मन मुताबिक वकील रख सकते हैं। तो 3 प्रकार का संरक्षण अनुच्छेद 22 जो है किसी भी व्यक्ति को देता है। इनमें से कौन सा राज्य नीति निदेशक तत्व नहीं? राज्य के नीति निदेशक तत्व नहीं है। मत निषेध आपको पता है कि अनुच्छेद 47। सबसे पहली बात कि नीति निदेशक तत्व जो है भाग 4 में। भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि मद निषेध की चर्चा जो है अनुच्छेद 47 में है। किसमें? अनुच्छेद 47 में। उसके बाद काम का अधिकार का चर्चा जो है अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 43 इस दोनों में है। तीसरा है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, अनुच्छेद 39 में इसकी चर्चा है। मतलब ये तीनों के तीनों जो है नीति निदेशक तत्व में आते हैं। लेकिन सूचना का अधिकार जो है ये नीति निदेशक तत्व में नहीं आता है, ये मौलिक अधिकार में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन से राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने से तिथि से 5 साल तक जो है पद पर रहेंगे। हाँ, सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति भी वह पद पर बना रहेगा। कार्यकाल की समाप्ति तक, हाँ देखिए, जब तक अगला जो राष्ट्रपति वो नहीं आ जाता है तब तक वो जो है अपने पद पर रहेंगे। नेक्स्ट है निर्वाचक मंडल में आपूर्ति होने के आधार पर चुनाव स्थगित किया जाता है। ये पॉइंट जो है वो गलत है। ये पॉइंट जो है वो गलत है। अब क्यों गलत है ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कि 543 जो है लोकसभा में सदस्य हैं, 233 सदस्य जो है वो राज्यसभा में। अब ये मत बताइएगा कि 550 हैं, 250 है। मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। वोट देने वाले की बात कर रहा हूँ। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ उस पर, ठीक है। मानिए कि इसमें से जो है 543 में से 10 जो हैं सदस्य वो बीमार पड़ गए, इसमें से 20 सदस्य बीमार पड़ गए, तो क्या कि तो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि हर वक्त 2, 4, 1, 2 इतने में से कोई ना कोई बीमार होंगे, या फिर किन्हीं की देहांत हो जाती है। किसी प्रकार का कोई घटना किन्हीं के साथ होते ही रहेगा। तो इस प्रकार का अगर घटना किन्हीं के साथ होते ही रहता है, इतने में से किसी भी सदस्य के साथ, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा? तो राष्ट्रपति अगर घटना हो रहा है तो वो तो अपूर्ण ही है। निर्वाचक मंडल जो है वो अपूर्ण है। तो चुनाव अगर इस प्रकार नहीं होता है तब तो कभी राष्ट्रपति का चुनाव होगा ही नहीं। इसलिए जो है ये प्रावधान जो है ये गलत है। मतलब निर्वाचक मंडल अपूर्ण हो या पूर्ण हो, चुनाव जो है वो स्थगित नहीं किया जा सकता है, चुनाव होगा ही होगा। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंधित है। देखिए, दक्षिण भारत का त्यौहार जो है ओणम संबंधित है। सबसे पहले ओणम जो है
केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये संबंधित है केरल के एक राजा थे महाबली। कौन थे? महाबली, इन्हीं से संबंधित है। छोटी सी कहानी जान लीजिए इसके बारे में। महाबली जो थे वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गए थे। क्या हो गए थे? घमंडी हो गए थे। तो क्या हुआ था कि भगवान विष्णु जो है उनसे 3 गज ज़मीन मांगे थे। कितना मांगे थे? 3 गज। और आपको पता है इस छोटा सा कहानी कि वो 3 गज में पूरा संसार जो है उसे माप दिए थे। तो इसलिए जो है फिर भगवान विष्णु जो है उन्हें 1 दिन का समय देते हैं कि आप किसी एक दिन जो है आके अपनी जनता से मिल सकते हैं, क्योंकि पूरा तो भगवान विष्णु का हो गया था। फिर महाबली को भगवान विष्णु 1 दिन का इजाज़त देते हैं कि आप आके अपनी जनता से मिल सकते हैं। तो वही 1 दिन होता है, उसी दिन जो है ओणम मनाया जाता है। और ओणम जो है वहाँ की यानी केरल के जनता यानी केरल के लोग समझते हैं कि उस दिन महाबली जो है उनसे मिलने आते हैं, इसलिए ओणम पर्व मनाया जाता है। और मैं केरल में रहा हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है ओणम पर्व, मैं देखा हूँ। इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? तो इनमें से कौन था बताइए? तो इनमें से वो यात्री है इटली यात्री मनुची। कौन है? इटली यात्री है मनुची। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? तो वो था लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। देखिए यहाँ पे है कि अग्रनीति का अनुसरण करने वाला। और एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति जारी करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस। क्या हो जाएगा? सर जॉन लॉरेंस, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ब्रिटिश जो है खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है पूछा जा रहा है। तो लॉरेन औद्योगिक प्रदेश। देखिए लॉरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में नहीं है, ये कहाँ है? फ्रांस में है। ये कहाँ है? फ्रांस में है। और फिर रूर औद्योगिक प्रदेश जो है जर्मनी में है। यही सही है, सही सुमेलित पूछ रहा था, यही सही है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश जो है फ्रांस में नहीं है, ये ब्रिटेन में है। ब्रिस्टल आपको पता होगा, ब्रिटेन। और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जो है यूनाइटेड किंगडम में नहीं है बल्कि जर्मनी में है। फिर से एक बार देख लीजिए, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में है, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश ब्रिटेन में है, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जो है जर्मनी में है। मैं जो नोट दूंगा उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है 1 महीने का मात्र 11 रुपये। आप मेरे से टेलीग्राम पे बात करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, पैसा पेड करके। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में से निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? तो इनमें से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? देखिए उत्तरी अमेरिका में जो है ना उत्पादन सबसे अधिक होता है इस्पात और लोहा, इन सभी चीज़ों का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इस्पात और इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लूज फूड उद्योग का एक उदाहरण है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि लूज फूड उद्योग है क्या। वैसा उद्योग जिसका जगह परिवर्तन करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनमें से ऑप्शन आप देख लीजिए, तेल शोधक। तेल शोधक मतलब जहाँ पे कारखाना होगा वहीं पे तेल शोधक का काम होगा, जहाँ तेल का काम होगा वहीं पे तेल शोधक। लेकिन उसका अगर हम जगह चेंज कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अच्छे से उद्योग काम नहीं करेगा। चीनी, जहाँ पे गन्ना का उत्पादन होगा वहीं पे चीनी का काम अच्छे से होगा। सॉफ्टवेयर आ गया। सॉफ्टवेयर जो है ये आप कहीं भी एक स्थान से दूसरे भी स्थान, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, ये आप कहीं भी लेके चले जाइएगा, कहीं पे भी काम कर सकते हैं इससे जो है उद्योग में कोई परिवर्तन या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो ऑप्शन पढ़ देते हैं। नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नियुक्ति से संबंधित जो वर्णन है अनुच्छेद 77 के 5 में है। किसमें? अनुच्छेद 77 के 5 में है। चलिए आगे बताता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री जो है, सबसे पहले जान लीजिए सारा डिटेल, फिर आप समझ जाइएगा क्या बात है। प्रधानमंत्री जो है वो राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, या किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 महीना के अंदर किसी भी सदन का सदस्य
बनना होगा, ठीक है, सदस्यता प्राप्त करना होगा। तो यही आंसर है और इस ऑप्शन को आप पढ़िएगा, आप समझ जाइएगा। दूसरा ऑप्शन, ऐसे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी दूसरा देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना ये जरूरी नहीं है। किसी भी सदन का सदस्य वो बन सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य नहीं, किसी भी सदन का नहीं भी सदस्य रहेंगे तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर जो है उन्हें किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य बिल्कुल गलत है। आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा के सदस्य थे? चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देवगौड़ा। देवगौड़ा जो है ना, अभी पहले पिछले क्वेश्चन में आपको थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ना, इसमें आंसर जान लीजिए। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो जिसमें प्रधानमंत्री बने उसमें किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, उनका नाम था एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो वही है, देवगौड़ा का यहाँ पे ऑप्शन आ गया तो मुझे याद आ गया तो मैं बता दिया। देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय वो विधानसभा के सदस्य थे, ना ही वो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, तो ये गलत हो गया। आई.के. गुजराल ये जब बने थे तो ये राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह आपको पता है कि राज्यसभा के सदस्य थे और चंद्रशेखर जो हैं ये लोकसभा के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? देखिए, ये मात्र एक शास्त्रीय नृत्य है जो इस्लामी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है और इसलिए इसे मुगल परंपरा से प्रभावित बोला जाता है। तो वो नृत्य है उत्तर प्रदेश का कथक। नेक्स्ट है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन। अच्छा, कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है। वर्ष 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन गलत है, ठीक है। देखिए, वर्ष 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन नहीं हुआ था, नागपुर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, लेकिन क्वेश्चन जो है 1920 से संबंधित है। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो वो कौन थे? वो थे हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत मोहानी। नेक्स्ट है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई किसके द्वारा? तो एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था उत्तराखंड के पंतनगर में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के पंतनगर में। किसके द्वारा करवाया गया था? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब करवाई गई? इसका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो है त्रिची में, त्रिची कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए। त्रिची पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल नहीं, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। त्रिची पड़ता है तमिलनाडु में। केला अनुसंधान वही है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाने समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज का मतलब ये है, पहले आंसर जान लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी इसका आंसर है। ये कहानी जो है 2003 का है। कब का है? 2003 का, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे आप समझ लीजिए इसमें थोड़ी सी बात कि जब परमाणु परीक्षण किया गया था 1999 के आसपास, तो उसके बाद चर्चा में रहा कुछ दिनों तक, क्योंकि अलाउ नहीं था, फिर भी ज़बरदस्ती किया गया था, तो कुछ दिन तक चर्चा में रहा। तो अटल बिहारी वाजपेयी बोले कि पहले प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे कोई अगर छेड़ेगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। उसी से संबंधित जो है इस चीज़ का, परमाणु बम से संबंधित ये बयान दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, मार्टिस्टन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताएंगे? तो मार्टिस्टन मार्क्स के द्वारा जो है नौकरशाही के 4 प्रकार बताएंगे। कितने प्रकार? 4 प्रकार। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंसलिंग के नाम से चीन के राजनीतिक नेतृत्व को जाना जाता है। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म, तो ये हो जाएगी आलमारा। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कुछ, अच्छा ठीक है, सजा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन,
जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार 1929 लाहौर अधिवेशन, द्वितीय बार 1936 और तृतीय बार 1937 तीनों। वल्लभ भाई पटेल 1931 में, और फिर सरोजनी नायडू जो है 1925 में। अब तो आसानी से आप सजा दीजिएगा। 1 नंबर पे आ जाएंगे 1, फिर 4 आ जाएंगे क्योंकि 1925, फिर 1929, 1 4 2 3। इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रसार किया गया था। किसका? अप्रत्यक्ष चुनाव का। लेकिन इसमें अगर दे देता कि प्रत्यक्ष चुनाव का प्रथम बार प्रसार कब किया गया, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रसार जो है यानी प्रारंभ जो है 1892 में किया गया, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभ 1919 में किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में जिनमें से किसको नरमदलीय नेता के रूप में नहीं जाना था? नरमदलीय के रूप में नहीं जाना जाता है, यानी गरमदलीय नेता के रूप में जाना जाता है। तो 3 नेता को मुख्य रूप से जाना जाता है, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और एक का नाम जो है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, अंटार्कटिका में भारत का प्रथम जो है शोध केंद्र बनाया गया, जिसका नाम दिया गया था दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री। और दूसरा जो बनाया गया था उसका नाम दिया गया मैत्री, और तीसरा जो बनाया गया था उसका नाम दिया गया था भारती। ठीक है, और दूसरा था मैत्री। अपने कॉपी में अगर आप खुद से नोट बनाते हैं तो लिख लीजिए। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा 5 अक्टूबर को किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता नहीं होगा, ये होगा भोपाल। क्या होगा? भोपाल। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास, ये हो जाएगा अल्मोड़ा का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान। धूल प्रदूषण रोकने के लिए कौन उपयुक्त वृक्ष है? नीम हो जाएगा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह जो है कब से अंगीकृत किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1950 से। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सिविलियन अधिकारी कौन है? तो वो हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब बाकी आपको इसका PDF चाहिए और हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम से पेड ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये पेड करके आप आसानी से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।